प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड ऑफ पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का 2023 में आया हुआ सेट 3 देखेंगे, जिसका कोड 822 DX है। इसके कुछ क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना बच्चों? अगर आपने पहले के क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो मैं पहले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कर लेना। और हमने इससे पहले 2 सेट भी करा दिए हैं 2023 के। अगर आपने वो भी नहीं किए हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनको वहाँ से कर लेना, ठीक है बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरे के घ क्वेश्चन तक हम पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में अब हम चलते हैं, देखिए ड़ क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना? ये कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। यानी उसने माध्य तो 25 दे रखा है, बस f की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना? तो आपको ये टेबल तो बनानी पड़ेगी, ठीक है ना? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल इस टेबल में। वर्ग अंतराल जो उसने दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, ये वर्ग अंतराल उसने दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इनका मध्यमान निकालना है। मध्यमान क्या होता है, इनकी मिड वैल्यू, ठीक है ना? मध्यमान हम उसको कह देते हैं और इसको हम xi से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? इसको और इसको जोड़ करके आधा कर दो, 10 और 0 को जोड़ करके आधा कर दो तो 5 आ जाएगा। 20 और 10 को जोड़ करके आधा कर दो तो 15 आ जाएगा। 5, 15, उसके बाद कितना आएगा? डिफरेंस देख लीजिए, 10-10 का है तो 25, 35 और 45, जल्दी से आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपको बारंबारता लिखनी है। बारंबारता क्या दे रखी है उसने? बारंबारता उसने दे रखी है ये, इसको हम डिनोट कर देते हैं FI से, ठीक है ना? बारंबारता को हम FI से डिनोट कर देते हैं। तो बारंबारता उसकी ने क्या दे रखी है, 6F, फिर उसके बाद 6, उसके बाद फिर 10 और उसके बाद 5, ठीक है ना? ये आपकी बारंबारता हो गई। अब देखिए बच्चों, आपको क्या निकालना है इसके बाद, XI FI निकालना है, ठीक है ना? क्या होता है XI FI, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 आ जाएगा और 15 की F में करेंगे तो 15 F ही आएगा, ठीक है ना? 25 की 6 में करेंगे तो 150 आएगा, 35 की 10 में करेंगे तो 350 आएगा और 45 पंजे 225 आएगा, ठीक है ना बच्चों? अब देखिए आपको क्या करना है, आपको उसने कहा है कि माध्य दे रखा है ना? माध्य दे रखा है, तो यानी माध्य क्या होता है, अगर हम देखें तो समेशन XI FI की ज़रूरत पड़ती है उसमें। तो आप जब इनको जोड़ दोगे तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास ये आएगा, इसको जोड़ करके टोटल वो आएगा 755 प्लस ये वाली टर्म नहीं जोड़ेंगे इसमें, ठीक है ना? क्योंकि इसमें F वाली है, इसको अलग रखेंगे। तो यहाँ पे 755 प्लस इसको अलग से लिख देंगे 15F, ठीक है? इसको अलग से लिख देंगे 15F। इसी तरीके से आप जब FI जोड़ोगे, समेशन ऑफ FI क्या आ जाएगा? इस सब को जोड़ दोगे F को छोड़कर। F क्या हो जाएगा? 27 प्लस F को अलग लिख देंगे ऐसे करके, प्लस करके, ठीक है ना बच्चों? अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या होगा? हमारे पास क्या होगा? माध्य का फ़ॉर्मूला क्या कहता है? माध्य का फ़ॉर्मूला ये कहता है कि माध्य बराबर समेशन ऑफ FI इंटू XI होता है और अपॉन में आता है समेशन ऑफ FI, ठीक है ना? यही आता है। तो बस इसमें हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ठीक है? तो चलिए रखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे अपनी। माध्य उसने जो दे रखा है, माध्य उसने दे रखा है 25, ठीक है ना? ये उसने 25 माध्य दे रखा है। समेशन ऑफ FI XI हमने क्या निकाला था? वो निकाला था हमने 755 प्लस 15F, ठीक है ना? ये निकाला था और अपॉन में समेशन ऑफ FI हमने निकाला था 27 प्लस F, ठीक है ना? 27 प्लस F। अब बस हमें इनको सॉल्व करना है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 25 इंटू क्या आ जाएगा? 27 प्लस F इक्वल्स टू आ जाएगा 755 प्लस 15F, ठीक है ना? ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे। अब देखिए 25 की जब 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 675 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस के 25F आ जाएगा। 25F और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 755 और प्लस के 15F, ठीक है? अब क्या करेंगे? 15F को इधर ले आएँ, 25F माइनस कर देंगे। 25F माइनस 15F और इक्वल्स टू 755 माइनस के 675, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 10F इक्वल्स टू 80 और यहाँ से बचेगा आपका F इक्वल्स टू 8, ठीक है ना? F की वैल्यू आपकी क्लियरली क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी बच्चों, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 6 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको बहुलक इसमें निकालना है, तो बहुलक के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, ठीक है? वर्ग अंतराल में जो भी इसने दिया है ये लिख देते हैं। ये पूरा वर्ग अंतराल हो गया जो उसने दे रखा है, ठीक है ना? इसके बाद अब देखिए उसने क्या दे रखा है? बारंबारता दे रखी है, ठीक है ना? तो आप बारंबारता को लिख लीजिए। बारंबारता बारंबारता आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, ठीक है ना? अगर आप नहीं भी बनाओगे तब भी इसमें चल जाएगा, बहुलक वाले क्वेश्चन में चल जाता है, ठीक है ना? अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा बार बहुलक कौन से में है, ठीक है ना? मतलब बहुलक वर्ग हमारा कौन-सा है? बारंबारता देखिए सबसे ज़्यादा बार किस में है बारंबारता? ये 12 बार है, ये वाला वर्ग अंतराल 12 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार यही है ना? देखिए इन इन सब में सबसे ज़्यादा 12 बार ये वाला वर्ग अंतराल है। तो हमें जो बहुलक मिलेगा वो इसी वर्ग अंतराल में मिलेगा, ठीक है ना? 12 के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये वाली, ये इसको हम कह देते हैं F, ठीक है ना? ये हो जाता है हमारा F1। इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा, ठीक है ना? और जो ये F1 है इसके सामने वाला ये 60 जो है ये हो जाएगा L। ठीक है, क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, ठीक है बच्चों? अब देखिए यहाँ से बहुलक का फ़ॉर्मूला क्या कहता है? बहुलक का फ़ॉर्मूला ये कहता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में आएगा हमारा H, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, L की वैल्यू क्या है, ये मिड वाली, मतलब मिड वाली नहीं, लोअर वाली है ना, जो लोअर लिमिट है इसकी। तो मिड तो लोअर वैल्यू तो इसकी 60 है, तो L की वैल्यू 60 आ गई, प्लस F1 की वैल्यू जो होगी वो होगी 12। F1 की वैल्यू 12 रख दी, माइनस F0 की वैल्यू 10 रख दी, अपॉन 2 इंटू F1 यानी 12 दूनी 24 आ जाएगा, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 10 है, और माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 6 है, और इसके इंटू में है H की वैल्यू बच्चों, ये जो जितना इनका डिफरेंस है वो रखते हैं, जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 20 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो H की वैल्यू 20 है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 प्लस 12 में से 10 गए, कितने बचे 2, और बटे 24 माइनस 16 कितने बचे 8, 8 बचेंगे ना, और 8 इंटू में आ जाएगा 20, ठीक है ना। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 2 से 2 खत्म, 5 बचा, 60 और 5 कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा आपका बहुलक, ठीक है ना बच्चों। आपका बहुलक क्लियरली आ जाएगा 65, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। अनसोल्व में क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिसप्रिंट हैं, ठीक है ना। आप उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में अब नहीं है, क्योंकि इस पे स्टार लग रहा है, ठीक है ना। और ये वैसे भी कट चुका है, तो हम इसको नहीं करेंगे। इस पर चलते हैं, इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये देखिए तीसरे का क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है ना। तो अब वो जो भिन्न होगी वो हमें माननी पड़ेगी, ठीक है ना। पहले हमें पता तो हो वो भिन्न क्या है, माना वह भिन्न क्या है अपने पास, वह भिन्न x अपॉन वाई है, ठीक है ना। x अपॉन वाई मान ली, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अब उसने क्या कहा है कि वो 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, ठीक है ना। ऐसे होती है ये अंश बटे हर, ठीक है ना, अंश बटे हर, ये x अपॉन वाई, ये अंश है और ये हर है, ठीक है। अब देखिए हमें उसने क्या कहा है कि अंश में अगर 1 जोड़ दिया तो 1/3 हो जाएगी, तो अंश में हमने 1 जोड़ दिया, तो ये जो भिन्न है ये आपका कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, 3 की मल्टीप्लाई 3x प्लस 3, 3 की मल्टीप्लाई इधर हो गई, y की मल्टीप्लाई इधर हो गई, तो ये y आ गया। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से इक्वेशन आपकी बन जाएगी 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए उसने एक और कंडीशन दी है, और वो ये कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटा दिया जाता है। अब वो 1/4 हो गई यदि उसके हर से 4 घटा दिया, है ना? यदि उसके हर से 1 घटा दिया जाता है, तो उसके हर में से हमने 1 घटा दिया, तो अब वो हो गई 1/4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इधर चला जाएगा और y माइनस 1 उधर चला जाएगा। तो यहाँ से जब इक्वेशन निकलेगी वो क्या आएगी? वो आएगी हमारी 4x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब आपके पास समीकरण 1 है और 2 है, इनको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए। विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, ब्रजगुणन विधि, वैसे ब्रजगुणन विधि आपके सिलेबस में अब नहीं है, कट चुकी है। 2 विधि बहुत हैं आपके पास, एक तो विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो समीकरण 1 से, या यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, चलो हम यहीं से निकाल लेते हैं। y इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल्स टू y, ठीक है। इसको बना लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, हम जो ये तीसरी इक्वेशन में से y का मान हमने निकाला है, दूसरी में से ये 3 बनाई, इस y में से हम y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई की जगह रख दिया हमने 4x प्लस 1 और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4x माइनस 1, इस माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, और प्लस में आ जाएगा 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। 3x में से 4x गए, कितने बचेंगे, माइनस एक्स और माइनस 1 और प्लस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एक्स, 3 में से 1 गया, बचेगा कितना, 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से ओवरऑल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू उठा करके समीकरण 3 में रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। अब समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से 4 दूनी 8 और 1 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, अतः भिन्न हो जाएगा आपका, भिन्न बराबर x अपॉन वाई था ना, x अपॉन वाई, तो हो जाएगा 2/9, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। तो मान लीजिए हम मंदिर बना देते हैं, यहाँ पर मंदिर, इसकी ऊंचाई 15 मीटर है मंदिर की, ठीक है ना, ये 15 मीटर है। अब इस मंदिर के शीर्ष से उन्नयन कोण बनेगा, यानी उन्नयन कोण ऊपर को देखने पे बनता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे ये भवन है आपका। अब इस भवन के शीर्ष का, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी जब मंदिर के शीर्ष से हम ऊपर की साइड देखेंगे तो आपका जो उन्नयन कोण बनेगा ये ऐसा बनेगा भवन का, ठीक है ना।
यहाँ पर, ठीक है? ये भवन है आपका। अब उसने क्या कहा है 30 डिग्री बनता है, तो हम इसको क्या ले लेंगे 30 डिग्री बना लेंगे, ठीक है ना? ये क्या बन जाएगा 30 डिग्री कोण बन जाएगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब यहीं से इसके भवन का अवनमन कोण, उन्नयन कोण तो ऊपर को देखने पे बनता है, अवनमन कोण नीचे को देखने पे बनता है। तो यानी जो अवनमन कोण बन जाएगा, वो आपका यहाँ पे बनेगा नीचे इधर, यहाँ पे, ठीक है ना? ये अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण कहाँ बनता है? यहाँ पर बनेगा फिर वो। कितना बनेगा? 45 डिग्री है। अगर यहाँ पे बनेगा, ये जेड वाला बनता है पूरा, तो ये इसी इसी तरह ये नीचे बन जाएगा यहाँ पे। अगर ये 45 है, तो यहाँ पे भी ये 45 होगा, ठीक है ना? ये 45 हो जाएगा आपका। ये ज़ेड होता है बच्चों, ठीक है ना? ज़ेड ऐसा, जो एंगल यहाँ पे होगा, वही एंगल यहाँ होगा इक्वल। जब ये पैरेलल होती है लाइन, तब अगर कोई लाइन इसको काटती हुई जाती है, तो ये वाले एंगल इक्वल कहलाते हैं, एकांतर अंतःकोण, ठीक है ना? इस वजह से ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। अब उसने कहा है कि हम इसको मान लेते हैं, ये ए है यहाँ पे, ये बी है यहाँ पे, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है ना? हम क्या करते हैं, हम अब देखिए ये जो ईडी है, इतना तो ये इक्वल ही होगा, इतना तो 15 ही होगा, ठीक है ना? इसमें भी, ये भी 15 ही होगा, बस हमें ये माननी पड़ेगी ऊपर की हाइट, ठीक है ना? तो हम इसको h मान लेते हैं। माना माना हमने क्या माना कि ए बी बराबर जो है वो h है, ठीक है ना? h मीटर। अब हमारे पास क्या हो गया, जितनी ईडी है, ईडी बराबर 15 है, 15 मीटर, उतनी हमारी कितनी है, क्या है, बीसी है, ठीक है ना? और जितनी हमारी सीडी होगी, उतनी हमारी ईबी होगी, ठीक है ना? अब देखिए हम चलते हैं सबसे पहले ट्रायंगल इस वाले में, ईसीडी में, ट्रायंगल ईसीडी में, ईसीडी में हम क्या करेंगे, tan थीटा लगाएँगे, tan 45 लगाएँगे तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब, लंब बटे आधार, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी ईडी अपॉन के सीडी आ जाएगा, ठीक है ना? tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और ईडी की वैल्यू यहाँ पे 15 है, और सीडी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ से सीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीडी बराबर आ जाएगा आपके पास 15 मीटर, यानी सीडी भी आपके पास क्या आ गया 15 मीटर। अब देखिए जितना ये सीडी है, उतना ही ईबी है आपके पास, ठीक है ना? उतना ही बीई है, तो हम इसको कह देंगे अतः यहाँ पर, अतः जो बीई हो जाएगा, बीई वो भी आपका सीडी के बराबर हो जाएगा, यानी वो भी 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये दोनों पैरेलल होती हैं, ठीक है? आगे चलते हैं अब। हमने ये फाइंड कर लिया, यानी हमारे पास ये फाइंड हो गया। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं एबीई में, ठीक है ना? तो ट्रायंगल एबीई में, एबीई में भी हम क्या करते हैं, एबीई में भी देखिए हम यहाँ पर tan 30 लगाते हैं, तो ये लंब बटे आधार आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा एबीई में, अगर मैं लगाऊँ tan 30 यानी tan थीटा, तो होता है लंब बटे आधार, यानी एबी अपॉन के बीई हो जाएगा, ठीक है ना? और ए बी हमारे पास क्या है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ए बी की वैल्यू अपने पास क्या है, हमने h मानी है, और बी ई हमारे पास क्या आया है 15 आया है, ठीक है ना? तो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 15/√3, ठीक है? आपको उसने पूछा था क्या, उसने पूछा था कि इस भवन की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है ना? उसने ये पूछा था कि ये भवन जो है इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है ना? तो h प्लस 15 होगी, ठीक है ना? भवन की ऊंचाई, तो हम क्या कहेंगे, अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h प्लस के 15, ठीक है ना? h कितना है अपने पास 15/√3, और प्लस के आ गया 15, ठीक है ना? यहाँ से हम क्या करेंगे 15 ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा 1/√3 प्लस आ जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका 15 कॉमन, तो जू का तू है, √3 की गुना करेंगे तो 1 प्लस के √3 अपॉन में आ जाएगा √3, √3 का कॉन्जुगेट करेंगे तो √3 अपॉन √3, √3 3 हो जाएगा गुना करके, और 3 से ये 15 काट देंगे तो क्या आ जाएगा 5, और इस √3 की गुना अंदर कर देंगे, √3 की √3 में करेंगे तो आ जाएगा 3, √3 की 1 में करेंगे तो आएगा √3, ठीक है ना? ये आ जाएगा आपका मीटर में इसकी हाइट, ठीक है ना? भवन की ऊंचाई, ठीक है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों ये अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है इसने, ये भी सेम इसी के प्रोसेस पे है, ठीक है ना? आपको इसको क्या करना है, देखिए मैं इसका डायग्राम बनवा देता हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में आपको इसको बता देता हूँ, बिल्कुल सेम प्रोसेस पे ये भी है। ये कह रहा है कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मान लीजिए आपके पास ये भवन है, और ये आपके पास स्तंभ है, ठीक है ना? अब भवन के शीर्ष से बनना है ना उन्नयन कोण, तो यहाँ से यहाँ पे बनेगा उन्नयन कोण, ठीक है ना? यहाँ से ऊपर की ओर जो उन्नयन कोण बना वो कितना बना, 60 डिग्री का बना, 60 डिग्री का। अब ये कह रहा है कि भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी यहाँ से इसके पाद का, यानी यहाँ पर ये वाला जो कोण बना, ये जो बना आपका, ये 45 डिग्री बना। तो अगर ये 45 है, तो ये वाला नीचे वाला भी 45 होगा, जैसे कि अभी बताया हमने पिछले क्वेश्चन में, है ना? तो ये भी 45 होगा। अब वो कह रहा है यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, यानी ये पूरी हाइट अगर इसकी 40 मीटर है, 40 मीटर है, 40 मीटर, तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ से भवन की ऊंचाई निकालनी है, भवन की ऊंचाई यानी ये वाली निकालनी है आपको, ठीक है ना? तो हम इसको h मान लेंगे, ठीक है ना? इसको h मान लेंगे, और यहाँ से इसकी नेमिंग कर देंगे ए बी सी डी ई, ठीक है? सेम उसी तरीके से आप पहले ये वाला ट्रायंगल लेके चलो, फिर ये वाला ट्रायंगल लेके चलो, दोनों से सॉल्व कर लो, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, चलो हम कर देते हैं आपके लिए सॉल्व थोड़ा सा, है ना? देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अगर मैं ट्रायंगल में चलता हूँ,
हम सबसे पहले उसको बता देंगे कि हमारे पास क्या-क्या है। AC बराबर हमारे पास 40 मीटर है, लिख दिया हमने, ठीक है ना। दूसरी बात हमने मान लिया, माना ED बराबर, ये जो ED है हमने H माना है, तो ED बराबर कितना है हमारे पास 4 H मीटर, ये H मीटर है, ठीक है ना। दूसरी बात हम चलते हैं इन ट्रायंगल ECD में, है ना, ट्रायंगल ECD में। इसमें हम 10-45 लगाएँगे, 10-45 बराबर लंब बटे आधार आ जाएगा, ठीक है ना। तो जितना CD होगा उतना ही H होगा, तो यानी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 10-45 बराबर लंब बटे आधार यानी H/CD। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1, तो H जो CD आएगी वो हाइट ही आ जाएगी उसकी, यानी जितना H होगा उतना ही CD होगा, ठीक है। इससे तो ये पता चला। अब चलते हैं आगे, देखिए तो ये जो CD होता है ये ही BE के इक्वल होता है, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ से कि BE जो होगा वो ही CD होगा, तो ये भी H ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, छोटे वाले में, है ना। इन ट्रायंगल AB AEB में, AEB में जब हम जाएंगे इन ट्रायंगल में तो क्या होगा, वहाँ पे हम 10-60 लगाएंगे, 10-60, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, AB, AB हमारे पास है नहीं, यानी पूरी AC में से हमें BC घटाना पड़ेगा। AC पूरा कितना है 40 और BC कितना है H, तो 40 में से H घटा करके AB आ गया। तो यानी हमारे पास, हम पहले लिख लेते हैं लंब बटे आधार यानी AB/BE, और AB मेरे पास है 40 में से H घटा करके लिख दूंगा तो AB आ जाएगा। और BE अपने पास क्या है, BE अपने आप में मेरे पास H है जो ऊपर से लेके आया हूँ मैं, और 10-60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है ना। यहाँ से H इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो √3H हो जाएगा, और ये आ जाएगा 40 माइनस H, ये H भी इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 H प्लस H इक्वल्स टू 40, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा H कॉमन, √3 प्लस 1 बचेगा, √3 प्लस 1 और इक्वल्स टू आ जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए ये √3 इसके अपॉन में चला जाएगा, ये आ जाएगा H इक्वल्स टू 40 अपॉन √3 प्लस 1, इसको कॉन्जुगेट करेंगे, √3 माइनस 1 से कॉन्जुगेट करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा H इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 40 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, यानी √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2 बैठेगा, तो यहाँ 2 से इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 20, तो यही प्रूफ करना था, H इक्वल टू 20 √3 माइनस 1, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, देखिए यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है ना। मान लीजिए आपके पास एक ठोस है और ये एक शंकु के आकार का है, हमने ये शंकु बना लिया। अब ये कह रहा है कि जो एक समान आधार त्रिज्या के, एक समान आधार मतलब जो आगे एक बता रहा है कि त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी जो अर्धगोला है उसका जो आधार है उसी का इसका शंकु का आधार है, सेम वही आधार है ना। तो ये एक ही आधार पे स्थित है, तो यहाँ पे एक अर्धगोला बना देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा अर्धगोला बन गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ दोनों समान हो, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा, माना हम मान लेते हैं, माना माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आधार की माननी पड़ेगी हमें, कितनी है, हमने r मान ली, जैसे कि यहाँ से होती है वो r, ठीक है ना। जो r गोले की होगी वही शंकु की होगी, दोनों की एक ही है। शंकु की त्रिज्या r है तो गोले की भी r ही है, और शंकु की हाइट भी मान लेते हैं हम, ठीक है ना। इसकी हाइट शंकु की कितनी होगी, माना माना शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, हमने ये मान लिया कि ये h है, और इसी तरह इसकी तिर्यक ऊंचाई मान लेंगे शंकु की, वो कितनी होती है l, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर L हो जाएगी, है ना। और L जो होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई में रिलेशन होता है ये L बराबर √h² प्लस r², हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L बराबर √h² प्लस r², ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, शंकु का वक्रपृष्ठ देखते हैं। सबसे पहले शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा, शंकु का वक्रपृष्ठ, क्योंकि उसने कहा है शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, ठीक है ना, किसके, अर्धगोले के वक्रपृष्ठ के। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πr_l, है ना, क्या होता है πr_l, पाई तो पाई रहेगा, आर भी आर रहता है, एल को हम एच और आर में कर लेते हैं, h² प्लस r², क्योंकि हमें एच और आर में रिलेशन चाहिए, ठीक है ना। इसको यहीं छोड़ दो, अब इसे 1 बना लो। अब चलते हैं आगे, अब हम क्या करते हैं, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालते हैं। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तो बच्चों अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 2πr², है ना। क्या होगा 2π, क्योंकि पूरे गोले का तो 4πr² होता है, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2πr², r इसलिए क्योंकि r ही त्रिज्या सेम है दोनों की, शंकु की भी और गोले की भी, ठीक है ना। ये हो जाएगा, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे सेकंड, दूसरी इक्वेशन। अब देखिए उसने कहा था कि दोनों बराबर हैं, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों बराबर हैं, तो हम इनको बराबर रख देंगे। क्या आ जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर 2r का स्क्वायर हो जाएगा और इधर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4r स्क्वायर और इधर से हो जाएगा आपके पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, क्योंकि 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर बचेगा, इक्वल्स टू आ जाएगा एच स्क्वायर। उसने कहा है त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात, यानी r अपॉन एच चाहिए, तो आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3, 3 अपॉन में आ जाएगा इधर। तो यहाँ से जब इसको दोनों को हम क्या लिखेंगे, r अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका आर अपॉन एच इक्वल्स टू, ये स्क्वायर इधर रूट में चला जाएगा, 1 का रूट 1 ही रहता है, 3 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आर अपॉन एच का अनुपात, ठीक है ना। तो आर त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात क्या हो जाएगा, शंकु की, अतः त्रिज्या व ऊंचाई में अनुपात, व ऊंचाई में अनुपात 1/√3 है, ठीक है ना बच्चों। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसी के साथ आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोड को लेकर। तब तक आप इस पेपर को अच्छे से कर लीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। चैनल से जुड़े रहिए, अपडेट रहिए। थैंक यू।